न्यायपालिका की विफलता, सिविल समाज की सुरक्षा में चूक। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन इज माई होम में न्यायपालिका की सबसे कठोर आलोचना की। उसके अनुसार न्यायपालिका की सबसे बड़ी विफलता सिविल समाज को उत्पीड़न से बचाने में असमर्थता है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की जांच, एफसीआरए लाइसेंसों का रद्दीकरण, यूएपीए जैसे कानूनों के तहत कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया है। जयसिंह का तर्क है कि अलग थलग मामले नहीं बल्कि शासन की नीति बन चुकी है। जो कोई सत्तारूढ़ विचारधारा का विरोध करता है उसे राज्य का दुश्मन, शहरी नक्सली या देशद्रोही करार दे दिया जाता है। न्यायालय ने कई बार इन मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया या प्रक्रियात्मक बाधाएं खड़ी कर दी, जिससे आरोपी वर्षों तक हिरासत में रहे। दिल्ली दंगों, भीमा कोरेगांव के मामले इसके उदाहरण है। जयसिंह ने आरोप लगाया, यदि सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून को समय रहते निरस्त कर देता तो ये स्थिति नहीं बनती। न्यायालय की निष्क्रियता ने सरकार को यह संदेश दिया है कि वह असहमति को अपराध घोषित कर सकती है। इसलिए मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उसके संरक्षक न्यायपालिका ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। डिजिटल युग में गोपनीयता बनाम नियंत्रण, असमानुपातिक उपाय। पुट्टासामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग घोषित किया गया। लेकिन आज डिजिटल युग में सरकारी सुरक्षा और नैतिकता के नाम पर ऐसे उपाय लागू कर रही है जो गोपनीयता के इस अधिकार को खोखला कर रहे हैं। पायलट आधार के संदर्भ में आधार डिजिटल बेस आधारित आयु सत्यापन का सुझाव विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि विशाल डेटाबेस तैयार किया जिसमें बायोमेट्रिक डेटा, ऑनलाइन गतिविधि और ब्राउजिंग इतिहास शामिल होंगे। समानुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार राज्य को सबसे कम आक्रामक उपाय चुनना चाहिए, जैसे पैतृक नियंत्रण, सामग्री चेतावनी, तृतीय पक्ष आयु का सत्यापन। सबसे आक्रामक उपाय आधार लिंकिंग को अपनाना अनुपातिक नहीं है। इसके अलावा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अभी प्रारंभिक अवस्था में और इसके नियम अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुए। ऐसे में विशाल निगरानी तंत्र खड़ा करना तोप से गोरैया उड़ाना जैसा है। आलोचना यह है कि राज्य गोपनीयता को केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करता है, परंतु व्यवहारिक रूप से उसका हनन करता है। जब तक डेटा संरक्षण कानून मजबूत नहीं होते तब तक इस तरह के प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। नए आपराधिक कानून औपनिवेशिकता से अधिक दमनकारी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून बीएनएस और बीएसए को औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति के रूप में पेश किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में इन्हें औपनिवेशिक कानूनों से अधिक दमनकारी बताया गया। प्रमुख आलोचना बीएनएस की धारा 187 2 और 3 पर, जो जांच के दौरान पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर देती है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन है, क्यों एक व्यक्ति बिना दोषी सिद्ध हुए 3 महीने तक पुलिस हिरासत में रह सकता है। इसी तरह धारा 43(3) हथकड़ी लगाने की अनुमति देती है, जबकि अरुणेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया हथकड़ी आम नियम नहीं होनी चाहिए। सबसे विवादास्पद धारा 173(3) है, जो एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिन की प्रारंभिक जांच अनिवार्य करती है। यह ललिता कुमारी मामले में सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। याचिका का तर्क है कि ये प्रावधान भारत के कल्याणकारी राज्य से पुलिस राज्य में बदल रहे हैं। नए कानूनों के आरोपी के अधिकारों की तुलना में पुलिस की शक्तियां अत्यधिक बढ़ा दी गई है। आलोचना यह है कि यदि ब्रिटिश कानून दमनकारी थे तो इससे अधिक दमनकारी कानून बनाना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। व्हाट अबाउट ट्री बहुमतवादी विधिक रणनीति का उदय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई घटना देखने को मिली है, जिसमें विधिविदों ने बहुमतवादी विधिक व्हाट अबाउट ट्री, मेजोरिटियन लीगल व्हाट अबाउट ट्री का नाम दिया है। शहीन अब्दुल्ला मामले में 2023 में जब न्यायालय ने हिंदू संगठनों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नफरत भाषणों पर सुनवाई कर रहा था, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें कथित तौर पर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ नफरत के भाषण थे। समस्या यह थी कि रिकॉर्डिंग न तो साक्ष्य का हिस्सा थी, न ही उनकी सत्यता की शपथ ली गई। यह एक क्लासिक व्हाट अबाउट ट्री तुम भी
तो ऐसे ही हो कि रणनीति थी। इसका उद्देश्य मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना और भावनात्मक तर्क के आधार पर सार्वजनिक राय को प्रभावित करना था। इस रणनीति की आलोचना यह है कि कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता को नष्ट करती है। इसके अलावा रणनीति का एक और खतरनाक पहलू यह है कि जब कोई न्यायाधीश प्रक्रिया का पालन करने पर जोर देता है तो उसे अल्पसंख्यक समर्थक या पक्षपाती करार दे दिए जाते हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। इससे न्यायपालिका की वैधता कमजोर होती है और यह सिद्धांत नष्ट होता है कि कानून सभी के लिए समान है। दीर्घकालीन रूप में यह रणनीति का एक ऐसा व्यवहारिक आख्यान तैयार करती है जिसे संविधान और न्यायपालिका को विरोधी बताकर लोगों का भरोसा तोड़ा जाता है। नागरिकता और बहिष्कार, अल्पसंख्यकों पर असमान प्रभाव। असम के विदेशी न्यायाधिकरणों फॉरेन ट्रिब्यूनल ने अब तक 1.65 लाख से अधिक लोगों को विदेशी घोषित किया। क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता मोहसिन आलम भट्ट के अनुसार ये तंत्र वैधानिकता की भाषा में ढके हुए होते हैं, वे भी मूल रूप से असंवैधानिक है। आलोचना का पहला बिंदु यह था कि न्यायाधिकरण अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुसलमानों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि विदेशी घोषित किए गए अधिकांश लोग मुसलमान हैं। दूसरा, साक्ष्य का भार नागरिक पर डाल दिया गया है। इससे यह सिद्ध करता है कि यह एक भारतीय नागरिक है। यह आपराधिक न्याय के मूल सिद्धांत निर्दोष सिद्ध होने तक दोषी के विपरीत है। तीसरा, CAA, NRC जैसे कानूनों ने नागरिकता को एक स्थिर और अनिश्चित दर्जा बना दिया है। एक व्यक्ति जो दशकों से यहाँ रह रहा था अचानक प्रिकेरिएट की स्थिति में आ जाता है, वह न तो नागरिक है और न ही पूर्णतः बहिष्कृत। इस अनुच्छेद जीवन और स्वतंत्रता के अनुच्छेद 14 समानता का स्पष्ट उल्लंघन है। आलोचना यह कि तंत्र बिना किसी न्यायिक समीक्षा के काम कर रहे लोगों की हिरासत में ले लिया जाता है, डिटेंशन सेंटरों में रखा जाता है और कई मामलों में वर्षों तक उनका मुकदमा भी नहीं चलता है। यह एक मौलिक अधिकारों की सबसे दुखद विफलताओं में से एक है। संसाधनों की कमी बनाम न्यायिक अति सक्रियता। मौलिक अधिकारों की सैद्धांतिक आलोचना यह भी है कि न्यायपालिका अक्सर उन अधिकारों की भी गारंटी दे देती है जिसकी राज्य अपनी वर्तमान संसाधन सीमाओं के कारण पूरा नहीं कर पाते। इससे एक अधिकार बहुलता, राइट इन्फ्लेशन पैदा होते, जहाँ कागजों पर तो सब कुछ अधिकार है पर वास्तव में कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार घोषित किया, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि स्कूल नहीं है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 के दायरे में स्वास्थ्य का अधिकार आता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में दवाओं और डॉक्टरों की कमी है। आलोचकों का तर्क है कि न्यायालय को केवल उन्हीं अधिकारों को परिवर्तनीय बनाना चाहिए जिसके लिए राज्य के पास बजटीय स्थान है, फिजिकल स्पेस, अन्यथा एक झूठी आशा पैदा करता है। अमेरिकी संविधान में सकारात्मक अधिकारों पॉजिटिव राइट्स का अभाव इसी कारण से। वहाँ माना जाता है कि न्यायपालिका बजट आवंटन नहीं कर सकती। भारत में न्यायपालिका की सक्रियता ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जहाँ हर सामाजिक समस्या को अधिकार रूप दे दिया जाता है परंतु समाधान के लिए कोई तंत्र नहीं होता। इसलिए आलोचना उचित है। अधिकारों का विस्तार तभी सार्थक है जब राज्य उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने को बाध्य हो। संरचनात्मक सुधारों की अनिवार्यता। मौलिक अधिकारों की उपरोक्त सभी आलोचना एक ही निष्कर्ष की ओर आलोचना करती है। वर्तमान में संरचना में संवैधानिक लोकतंत्र का संकट गहरा रहा है। अनुच्छेद 12 की संकीर्णता कारण निजी क्षेत्र में अत्याचार से सुरक्षा कमजोर है। अनुच्छेद 21 का अत्यधिक विस्तार एक भ्रामक वादा बनकर रह गया है। न्यायपालिका ने पायलट आधार पर प्रतिबंध जैसी अवधारणाओं को अपनाकर अधिकारों को प्रयोगात्मक वस्तु बना दिया। साथ ही सिविल समाज की रक्षा करने में न्यायपालिका की विफलता ने सरकार को असहमति को अपराध घोषित करने का साहस दिया। नए आपराधिक कानून और नागरिकता के परीक्षण अल्पसंख्यकों को लक्षित कर रहे हैं। समाधान के लिए 3 स्तरों पर सुधार आवश्यक है। पहला, संसद को स्पष्ट विधि बनानी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के क्षैतिज प्रवर्तन निजी क्षेत्र को संभव बनाए। दूसरा, न्यायपालिका को पायलट आधार पर ऐसे अस्थायी प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहिए और समानुपातिकता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तीसरा, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लानी होगी ताकि न्यायपालिका सत्ता के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। अंततः नागरिक समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। केवल न्यायालय के सुधारों और न्यायालयों के सारे न्याय बैठकर संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना होगा। बिना इन संरचनात्मक सुधारों के मौलिक अधिकार केवल वादे बने रहेंगे, गारंटी नहीं बन पाएंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 का अवलोकन। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। अर्थात अनुच्छेद 36 से 51 भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इन सिद्धांतों का उद्देश्य संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देकर, जन कल्याण, जन स्वास्थ्य में सुधार करके, शिक्षा को बढ़ावा देकर, पर्यावरण की रक्षा करके, यानी समान वितरण का बढ़ावा देकर, जन स्वास्थ्य में सुधार करके, शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरण की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति
और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी। निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, इसका अर्थ है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि देश के शासन में मूलभूत है, इनका उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 के अंदर निर्देशात्मक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। अनुच्छेद 38 राज्य का दायित्व है कि वह कल्याण को बढ़ावा देने वाले एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 39 राज्य के कुछ सिद्धांत विशेषकर आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां तथा मातृत्व अवकाश। अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषण और स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण और सुधार राष्ट्र। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों को संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।